बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बात करो, मैंने रास्ते बंद नहीं किए, मुझसे 18 माह से किसी ने बात नहीं की। हुकूमत लेना मेरी गलती थी, ऐसी हुकूमत लेना मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जो कमजोर हो, ये कहना था बानी तहरीक इंसाफ का। जेल से उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू में ये बात की। प्रोग्राम में आज ये भी जायजा लेंगे और साथ साथ बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की तुंदो तेज कैंपेन का। हमले कर रहे हैं नून लीग के ऊपर, लेकिन नून लीग जवाब नहीं दे रही। नून लीग का सियासी बयानिया क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमजोर है, इसका भी तस्करा करेंगे और पाक ईरान ताल्लुकात की बात भी करेंगे। नजम सेठी साहब क्या वापस आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब के जाने के बाद, ये भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। इसके साथ साथ मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है हसन अयूब साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। सर, खान साहब बयान दे रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, सहाफ़ियों से मुलाकात उनकी हुई है गलबन पेशी के मौके पे। उन्होंने कहा कि जी बातचीत के दरवाजे मैंने खोले हुए हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा 18 माह से। तो सियासतदानों से बातचीत इतना मुश्किल हो चुका है, या वो बातचीत किसी और से करना चाह रहे हैं? DGI से बात करना चाहते हैं। वो कोई नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से बात नहीं करना चाहते। अगर वो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ जरदारी या खालिद मकबूल सदीकी, एमएल वली खान से बात करना चाहें तो PTI उसके लिए बिल्कुल CPMs कर सकती है। वो ख़त लिख सकते हैं सारी क़यादत को, वो उनका वफद वो मुलाकात के लिए कह सकते हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। फौज से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। और ये दुरुस्त बात उन्होंने की है कि वो 19 महीने से एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही है। जब से DGI-SI और DGI-SPR ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले से उनसे बातचीत खत्म है और वो परेशान है कि कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा। वो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, वाकई फौज उनसे बात नहीं कर रही है और 19 महीने से उनसे कोई बात नहीं। तो मुजम्मिल साहब, बात ना करने का सबब क्या है? एक शख्स बात करना चाहता है तो अगर एस्टेब्लिशमेंट बात कर ले उसमें, तो बुराई क्या है? और एस्टेब्लिशमेंट क्या बात करे उनके साथ? तो बात करने के लिए एतमाद की फजा होनी चाहिए, बात करने के लिए CPMs होने चाहिए। आप जो सियासी मुलाकात हैं, ये इसके लिए सियासी माहौल होना चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से भी करने हो। जब मुस्लिम लीग नून ने भी किए थे तो फिर उन्हें अपने ट्विटर, अपना सब कुछ एक दफा गोलाबारी बंद करनी पड़ी थी। माहौल को दर्जा हरारत नीचे लाकर ही आप बात कर सकते हैं। अगर जो उनके बाहर बैठे ट्रॉल्स हैं वो रोज फौज के खिलाफ व्लॉग्स करेंगे, तो ये नहीं हो सकता कि PTI पाकिस्तान फौज के कदमों में पड़ी रहे और PTI ओवरसीज जो है वो गालियां निकालती रहे। दोनों को एक वेवलेंथ पे आना पड़ेगा। अगर PTI पाकिस्तान फौज से बात करना चाहती है तो PTI ओवरसीज को खामोश होना पड़ेगा। अगर PTI ओवरसीज गालियां निकालती रहेगी तो PTI पाकिस्तान से कोई बात नहीं। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। जरा हसन अयूब साहब से भी पूछते हैं। हसन अयूब साहब, एस्टेब्लिशमेंट बात करना क्यों नहीं चाहती इमरान खान साहब से, अगर वो बात करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कवरेज के लिए खान साहब की उस जो मशहूर ज़माना उनका मार्च था, उसके साथ साथ मैं था, तो खान साहब ने लिबर्टी पे भी यही कहा, फिर मुरीद के पे भी यही कहा, फिर जहाँ जहाँ GT रोड के ऊपर वो रुकते रहे वहाँ पे वो यही कहते थे कि जी मैं शहबाज शरीफ से बात क्यों करूँ, क्योंकि वो बूट पॉलिश करता है, मैं बात उससे करूँगा कि जिसके हाथ में ताकत है। तो खान साहब जिनके हाथ में ताकत है उनसे बात तो करना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। उसकी वजूहात हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इतलात हैं। और मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो प्लान C तश्कील दिया जा रहा है, इसकी खबर अगर मुझको हो चुकी हुई है और मैं इसको पब्लिक भी कर चुका हूं, तो आई एम 100% श्योर कि मुझसे भी यानी काफ़ी दिन पहले से एस्टेब्लिशमेंट को भी इसका इल्म होगा कि ये प्लान C जो है इसमें क्या खिचड़ी पक रही है। तो आपने 9 मई पार्ट 2 करने के हवाले से अगर आप पर पुर्जे तोड़ रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो है ना, चाहे और इंतखाबात भी सर पर हों, तो ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट क्यों करके उनसे बात करें? तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया है तहरीक इंसाफ ने कि उसके बाद वो कहें कि जी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठ जाए। अब बैठने के लिए जैसे मुजम्मिल साहब ने फरमाया, एग्जैक्टली मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा। और वैसे भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बड़ा अच्छा नपा तुला तजिया करते हैं मुजम्मिल सहरवर्दी साहब। तो बात मैं उनकी बात से जी बिल्कुल 100% आंखें बंद करके उसी पर जो है वो भी उसी की मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि मेरा भी यही तजिया है। और इसके अलावा देखिए, अभी मौजूदा हालात के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास है? तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले कौन कर रहा है? कौन लीडर है? अब आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा?
अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अंदर बैठे हुए हैं तो फिर जो मुज़ाकरात करने के लिए कोई शख्स ऐसा है जिसके पास ही इज सेकंड टू जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। यहां पर तो हमने देखा कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े कायदीन भी जब आए तो फिर जब वापस गए तो इमरान खान साहब ने उनकी एक बात नहीं मानी। तो देखिए, मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए आपके पास कुछ मैंडेट होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब बुनियादी प्रॉब्लम तो खुद खान साहब के अंदर है ना कि वो बात ही नहीं करना चाहते। ऐसी कोई चीज नहीं है हसन साहब, इसका मतलब बुनियादी मसला तो फिर खान साहब की सियासत के अंदर है ना कि वो बात ही किसी से नहीं करना चाहते। वो बात अगर किसी से करना चाहते हैं तो भी अपना हाथ ऊपर रख के बात करना चाहते हैं, चाहे वो फिर एस्टेब्लिशमेंट हो। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप ये देखें ना कि यानी आपको बिल्कुल माजी करीब की हालिया दिनों की मैं आपको मिसाल बताता हूं। आप ये देखें कि जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूनिफॉर्म सिंबल के हवाले से जो केस गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला, तो उनकी ख्वाहिश ये थी, पीटीआई दिल के अंदर ख्वाहिश ये रख रही थी कि अदालत, क्योंकि हमारे इवन के इंतखाबात भी उसमें बहुत ज्यादा जो है वो गलतियां हैं, वो कानून के मुताबिक नहीं है, हमारे आइन से मुतसादिम है, यानी पीटीआई के अपने आइन से मुतसादिम है। इवन देन अदालत जो है वो उनको इंतखाबात में यूनिफॉर्म सिंबल में जाने की इजाजत दे और उनको मजीद वक्त दे के वो अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकें और उसके बाद इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। ये बात ख्वाहिश उनकी ये थी। फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब आते हैं और वो आकर जो है वो चीफ जस्टिस से उलझ पड़ते हैं। फिर अपने बेटे का यानी लॉ क्लर्कशिप के हवाले से जो मामला था उसको जेर बहस ले आते हैं, जो कि वहां पर रेलेवेंट ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि और इवन के ट्रोलिंग भी उन्होंने साथ के साथ जारी रखी। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक एक बड़ी उनमें खूबी है कि वो परवाह नहीं करते, यानी जो बाकी माजी के जो जजेस थे वो थोड़ी सी ट्रोलिंग होती थी तो वो बैकफुट पर आ जाते थे और फिर पीटीआई की यानी ट्रोलिंग के बावजूद उनके खिलाफ फैसला नहीं देते थे। यहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कि जो मर्जी हो, चाहे अंदर से आवाज हो चाहे बाहर से हो, उन्होंने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है और वैसे ही वो करते जा रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये पीटीआई के लिए शॉकिंग है। ठीक हो गया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अब थोड़ी सी मायूसी की सूरत हाल इसलिए बन रही है कि उनकी ये उनको अंदाजा था कि शायद उनको वकला ने झूठी होप्स दी थी कि आपको चंद दिनों में हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अब उनकी जो होप्स थी वो दम तोड़ती जा रही। टाइम भी दिया था अजहर सिद्दीक साहब ने, तो टाइम भी दिया था 15 जनवरी को उन्होंने कहा था कि 6:30 बजे शाम बाहर होंगे, लेकिन बाहर नहीं थे, लोग इंतजार भी करते रहे। मुजम्मिल साहब, बेताशा पॉपुलैरिटी का एक खान साहब के जहन में एक ख्याल है, वो जाहिर है कि इलेक्शन के जरिए हमें भी कंफर्म हो सकता है कि उनका ख्याल दुरुस्त है या गलत है। वो कहते हैं कि 3/4 अक्सरियत नजर आ रही है उन्हें। तो क्या खान साहब जो है वो हाथ अपना ऊपर रख रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, फेक न्यूज लोगों को दे रहे हैं, या उन्हें वाकई अभी भी जेल के अंदर लगता है कि लोग इस तरह से निकलेंगे कि जैसे दीवाना जो है वो उसके पीछे जो है वो कोई रक्स करने निकलता है? इमरान खान को पता है कि लोग उसके पीछे नहीं है। इमरान खान को पता है कि 9 मई को लोग नहीं निकले। 9 मई का ऑपरेशन नाकाम होने की बुनियादी वजह यह है कि लोग नहीं निकले। देखो, जो लोग उन्होंने तोड़फोड़ के लिए तैयार किए हुए थे वो तो निकले, लेकिन उनके साथ आवाम नहीं थी। अगर जीएचक्यू के बाहर 100-200 उन लोगों के साथ कोई 10-20 हजार लोग भी होते तो फिर डिफरेंट होता। अगर कोर कमांडर के घर के अंदर 200 लोग घुसे हैं, अगर उनके साथ 20,000 लॉरिये भी होते तो फिर माहौल डिफरेंट था। कुछ फैसलाबाद ISI के दफ्तर के आगे जो 200-250 लोग इन्होंने मारपीट के लिए इकट्ठे किए हुए थे, उनके साथ 20,000 फैसलाबाद के लोग होते तो माहौल डिफरेंट था। बिल्कुल। लोग तो 9 मई को भी नहीं निकले हैं। उनके अपने जो उन्होंने लोग तैयार किए हुए थे, वर्कर थे, जिनको ये टास्क था कि उन्होंने ये करना है, वो तो निकले। लोग नहीं निकले। इमरान खान को पता है कि लोग नहीं निकलते। उनको 2014 के धरने में की नाकामी की भी यही वजह थी कि वो मतलूबा तादाद में लोगों को नहीं ला सके। उनके जो अब उन्होंने PDM के खिलाफ पहला धरना पेशावर से शुरू किया था, उसकी भी नाकामी की वजह यही थी कि वो मतलूबा तादाद में लोग इस्लामाबाद तक नहीं ला सके और राना सनाउल्लाह ने रोकने में कामयाब हो गए। दूसरे धरने की नाकामी की वजह भी यही थी कि लोग नहीं आए। लिहाजा उनको पता है कि लोग नहीं निकलते। उन्हें पता है कि अगर आज भी 50,000 बंदा डयाला जेल के बाहर आ जाए, 20,000 बंदा, तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन वहां तो 100 बंदा भी आने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उनको पता है कि लोग उनके साथ नहीं है। बाकी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, 3/4 ले लेंगे, 5/6 ले लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उनको पता है कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। ये अटेम्प्ट्स वो कई दफा कर चुके हैं और उन्हें हर बार नाकामी है। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब, जरा हसन साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। खान साहब ने यह भी कहा कि कमजोर हुकूमत लेना गलती थी।
तो क्या गलती से वो सीख चुके हैं या ऐसी ही कमजोर हुकूमत उनको जब भी मिली वो दोबारा लेंगे? देखिए, खान साहब को तो अगर अभी मिले हुकूमत, जो है हुकूमत तो दूर की बात है, अगर उनको डील मिले कि आप सियासत को छोड़ें और आप मुल्क से बाहर निकल जाएं, तो यानी 2 साल की पाबंदी लगा दें उनको, तो वो उसको भी जो है ना हंसी खुशी कबूल करेंगे और वो यहां से जनाब वो भागने ही करेंगे। देखिए, ये जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनको जैसे मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि उनको अंदाजा है कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ये शरारत कर पे ये लोग नहीं टलेंगे। मैं पहले भी बता रहा हूं कि इन्होंने दोबारा 9 मई पार्ट 2 के हवाले से अपनी पूरी साजिश तैयार कर ली है, लेकिन इनको अंदाजा नहीं है। ये जो प्लान सी बनाया हुआ है ना, बेहतर है, मैंने रात को भी नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में बोला था कि बेहतर है कि इस प्लान सी को जमीन खोद कर उसमें दफन कर दें, क्योंकि इस मर्तबा GHQ तो दूर की बात है, किसी भी सरकारी इमारत के सामने इनको जाने की इजाजत नहीं होगी। आग लगाना तो दूर की बात है, उसके अहाते में एंटर नहीं हो पाएंगे और इतनी मार पड़नी है इनको कि ये अपनी 7 नस्लों को बताएंगे। यानी इस मर्तबा जो रवैया होगा रियासत का वो 0 टॉलरेंस वाला होगा। इस मर्तबा वो पहले की तरीके से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होगा। और ये बात मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग की भी, और इसमें इनकी जो इंटरनेशनल चैप्टर है वो इंटरनेशनल चैप्टर ही बेसिकली यहां पर जो है ना सोशल मीडिया पर के ऊपर माहौल क्रिएट करेगा। आपको ये बात आपके लिए बड़ी इजी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो ये समझने के लिए बात बड़ी आसानी है कि ये क्यों कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपनी पिटीशन क्यों वापस ली, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी कोई नहीं है। दे नो वेरी वेल कि ये इंतखाबात में बुरे तरीके से शिकस्त होने जा रही है। और शिकस्त क्या होगी, अब जो लोग इंतखाबात अगर जीतेंगे भी इनके, तो वो तो आजाद हैसियत में जीतेंगे। इनकी तो कहीं भी हुकूमत नहीं बन रही, यानी वफाक दूर, पंजाब दूर की बात है, केपी में भी हुकूमत PTI की तो नहीं आ रही कम अज कम, तो वो तो आजाद पंछी है, वो जहां जाएं। इसलिए ये इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको पलूट करने के लिए, उनको मुतनाज़ा बनाने के लिए ये अब 9 में पार्ट 2 का प्लान बना रही है, जिसको इन्होंने नाम दिया है प्लान सी का। लेकिन इस प्लान सी के करने से पहले इनको होश के नाखून लेने चाहिए और नौजवानों को हमारे बिलखुसूस ये देखना होगा कि कहीं किसी की शय में आकर खुद अपना मुस्तकबिल तबाह ना कर जाए, क्योंकि पुराने 9 मई वाले जो मुल्जमान थे उनके केसेस भी तकरीबन कंक्लूड हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे कि उनको कितनी सजाएं हो चुकी हैं। ठीक हो गया सर, एक ब्रेक लेता हूं। मुजम्मिल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जलसों के लिए निकल नहीं रहे, आज भी लिया नहीं गए, कहते हैं जी मौसम खराब है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज भी ऐसे ही हुआ, अब तक एक जलसा कर चुके हैं और सुना है कि अब रैलियां निकालेंगे। तो नवाज शरीफ निकल नहीं रहे, बिलावल साहब नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ या उनकी पार्टी जवाब नहीं दे रही। सूरत हाल है क्या? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजम्मिल साहब, तनकीद बिलावल साहब तो बड़ी कर रहे हैं, कहते हैं कि जी नवाज शरीफ फिर लड़ पड़ेंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुन रहे होंगे, मैं यहां रिपीट करूं सवाल तवील हो जाएगा। लेकिन नून लीग जवाब नहीं दे रही। बिलावल ने तो यहां तक कहा कि मखलूत हुकूमत मिली तो मैं नहीं लूंगा, आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा। तो ये बिलावल साहब के ज़हन में चल क्या रहा है? नून लीग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? नून लीग समझती है उनका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। देखें, सिंध में नून लीग के उम्मीदवार नहीं है, पंजाब में पीपल पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, क्या कॉमन बैटल ग्राउंड है जिस पे लड़े? लड़ाई की कोई वजह होनी चाहिए ना। आप बता दें पंजाब से पीपल्स पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, तो और पंजाब से नून लीग का किसके साथ मुकाबला है? अगर आप ये समझते हैं कि पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है तो जरूर जवाब देना चाहिए, और अगर आप समझते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है तो जरूर जवाब देना चाहिए। पंजाब में आजाद का और नून लीग का मुकाबला है, सिंध में उनका और GDA का मुकाबला है, दोनों की कॉमन बैटल ग्राउंड ही नहीं है। तो जवाब देने, जब आप आपस में कहीं मुकाबले पे ही नहीं है तो लड़ने का क्या फायदा? तो बिलावल साहब इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं सर? बिलावल साहब के पास स्क्रिप्ट है। देखें जी, ये बिल्कुल डिजाइन था कि ये इलेक्शन इमरान एंटी इमरान पे नहीं होने देना, ये इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे होगा। और अगर उस प्लान पे अमल दरामद के लिए बिलावल की जरूरत थी, क्योंकि जब तक बिलावल एंटी नवाज लाइन ना लेते इलेक्शन नवाज एंटी नवाज हो ही नहीं सकता था। बिलावल के एंटी नवाज लाइन लेने से इस आज का इलेक्शन नवाज एंटी नवाज है, इमरान एंटी इमरान नहीं है। और PTI भी नवाज एंटी नवाज पर है, बिलावल भी नवाज एंटी नवाज पर है।
तो इलेक्शन का नैरेटिव जो है वो चेंज करने की जरूरत थी। इसको पिछले 4-5 साल से हम पॉलिटिक्स देख रहे थे, इमरान एंटी इमरान। अब पॉलिटिक्स है नवाज एंटी नवाज, और बिलावल ने उसको अमली जामा पहनाने में अच्छा किरदार अदा किया है कि उन्होंने पॉलिसी के जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इमरान एंटी इमरान से नवाज एंटी नवाज पर शिफ्ट किया है। तो मैं तो इसको हेल्दी देखता हूँ। यानी कि आप समझते हैं कि माइनस इमरान उन्होंने इलेक्शन कैंपेन से भी कर दिया। हसन साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड है जैसा मुजम्मिल साहब कह रहे हैं? मुझे बात में बहुत वजन लगा कि इमरान खान तो कैंपेन से भी माइनस हो गया है। देखिए, मैं ये जरूरत ही नहीं कर सकता कि मैं मुजम्मिल साहब की किसी बात को डिस्प्यूट करूं। मैं तो अपनी बात करूंगा। मुजम्मिल साहब जो हैं वो, मैं उनको उस्तादों का दर्जा देता हूं। तो इसमें देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी जो मुझे समझ आती है, इस मामले के अंदर बिलावल जो है वो अपना वही वोट बैंक दोबारा क्लेम करना चाह रहे हैं कि जो कि 2011 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिफ्ट हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नहीं और ये एंटी नवाज वोट है। या ये देखिए, ये प्रो जो है ना वो पीटीआई वोट नहीं है, ये प्रो जो है ये नवाज वोट नहीं है, ये एंटी नवाज वोट है, जैसे मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं। तो लिहाजा वही एंटी नवाज वोट जो कि पीपल्स पार्टी का था और वो पीपल्स पार्टी से स्विच होकर चला गया पीटीआई के पास 2011 में। 2011 के बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए, जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बिलावल का अभी जो हदफ है वो ये इलेक्शंस है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि जो आइंदा 5 साल हैं, उन आइंदा 5 सालों के बाद जब अगले इंतखाबात आएंगे, उस वक्त जो है ना वो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक मुस्तकम पोजीशन में हो। और यही मंसूबा मुस्लिम लीग नवाज का भी है कि हम भी सिंध के अंदर जो है अब डीप रूट हों, और इसी वजह से बशीर मेमन साहब को लॉन्च किया गया है। बशीर मेमन साहब का भी टारगेट जो है ये वाले इंतखाबात नहीं है, बल्कि जो इन इंतखाबात के बाद जो आइंदा आम इंतखाबात आएंगे वो उन्होंने टारगेट जहन में सेट किया हुआ है। तो अब देखिए कि कौन सी जमात, क्या मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिंध में कामयाब होती है या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में कामयाब होती है। और देखें, इसके बावजूद इतना बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया बिलावल भुट्टो ने कि वो लाहौर से जो है इंतखाब जो है वो लड़ने जा रहे हैं, जो कि देखिए पंजाब का दारुल खिलाफा है, पंजाब का दिल है। लेकिन बिलावल ने पहले भी मालाकंड से उनको शिकस्त हुई थी और वो भी किसी जमाने में यही बोला जाता था कि ये पीपल्स पार्टी का किला है, लेकिन वो फिर उनको वहां शिकस्त भी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिल पर नहीं ली। तो ये बड़ा ब्रेव डिसीजंस होते हैं। बहुत बड़े लीडर्स जो होते हैं वो इस किस्म के दिलेराना जो है वो कदम नहीं उठाते, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दिलेरी को दाद देनी चाहिए। सर बिल्कुल, मेरा सवाल भी मुजम्मिल साहब से यही था, बल्कि आपकी तरफ में आ गया। मुजम्मिल साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं। मैं काफी लोगों से लाहौर में पूछ चुका हूं कि बिलावल साहब को आखिर अट्रैक्शन क्या हुई। कुछ कहते हैं कि जी वो जो जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं उन्होंने इस तरफ लगा दिया, कुछ कहते हैं वो बैरिस्टर साहब एक हैं, बैरिस्टर आमिर, उन्होंने इस तरफ लगा दिया, कुछ कहते हैं आमिर मीर साहब ने इस तरफ लगा दिया। तो इस किसी तरफ वो लग गए हैं या वो कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया है NA 127 वाला? देखें, इस हल्के में एक ज़मीनी इंतखाब हुआ था जब आपको याद होगा पीटीआई के जमशेद चीमा साहब के कागजात रिजेक्ट हो गए थे और मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ। ठीक। तब असलम गिल साहब ने अच्छे खासे 30-35 हजार वोट ले लिए। तो पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा है कि अगर पीटीआई ना हो तो नंबर 2 पोजीशन पे फिर पीपल पार्टी को वोट लोग दे देते हैं। और इस हल्के में कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ उन्होंने अपना उसके बाद काम भी किया है, तो इसलिए ये हल्का उन्होंने चुना है कि एक ज़मीनी इंतखाब वो यहाँ से लड़ चुके हैं। लेकिन मुझे ये सीट निकलती नजर नहीं आ रही बिलावल के लिए। उनके नीचे दोनों विंग्स वीक हैं और मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई ये सीट निकाल सकेंगे। 25-30 हजार वोट तो जरूर ले लेंगे, लेकिन सीट निकलती नजर नहीं आ रही मुझे। हालांकि वहां पर पैसा भी बहुत खर्चा जा रहा है। इस वक्त वहां वोट का रेट 12 से 20 हजार रुपए हो गया है। अच्छा रेट है जी, अच्छा रेट है, लोगों का फायदा है। मुजम्मिल साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपके पास लेके आऊंगा, लेकिन जरा मैं हसन अयूब साहब से एक आखिरी कमेंट ले लूं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में इस पार्ट का इख्तिताम करना है। मियां साहब मुहिम क्यों नहीं चला रहे हसन साहब? अब रैलियां निकालेंगे, कब निकालेंगे? अब तो रही 15-20 दिन रह गए। नहीं, बात है कुछ मामला ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से मैं टेलीविजन पर ना ही करूं तो बेहतर है। बस आप ये देख लें कि हमारे जो बड़े लीडरान हैं इस वक्त इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर जो कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं बदअमनी के, जिसमें दाइश और टीटीपी जो हैं वो भी सरगर्म हैं और इंडियन जो रॉ का एलिमेंट्स भी आपको मालूम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कैंपेन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह जो बिलावल भुट्टो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या दीगर बड़े सियासी रहनुमा हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और मेरे ख्याल से कोई एहतियात अगर बरत रहे हैं
तो बेहतर कर रहे हैं। सर इलेक्शन तो इंशाल्लाह होने, अब तो कामरान खान साहब को भी यकीन आ गया, वरना कल से पहले उनके सारे ट्वीट देखे तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह इलेक्शन, वो तो बल्कि मिन्नतें कर रहे थे खुदारा इलेक्शन जो है वो किसी तरह मुलतवी कराएं। मुजम्मिल साहब, मालूम नहीं उनके इसमें पसे पर्दा क्या राज है कि वो क्यों इंतखाबात नहीं चाह रहे थे। सर वो तो गिरिया जारी कर रहे थे। आदमी है किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, वो यही कहेंगे जी कि जी आप इलेक्शंस कम से कम लाजमी होने चाहिए, लोगों को अपना वोट कास्ट करने का जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये वाहिद सहाफी थे जो इस मुल्क के अंदर जो तकरीबन हर मुमकिन कोशिश के जरिए वो कह रहे थे कि इलेक्शन टल जाएंगे इस तरीके से। ठीक हो गया हसन साहब। मुजम्मिल साहब, मुझे एक आखिरी अगर तबसरा आप फरमा दें, ज़का अशरफ साहब रुखसत हो गए हैं, सुना इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, रजम सेठी साहब ने आखिरकार ये कहा कि आप हुकूमत को खराब न करें, मैं चला जाता हूं, फिर ज़का साहब भी चले गए, ये सारा कुछ हुआ क्या? अगर कुछ आपके पास अंदर ये खबर हो। देखिए टीम की परफॉर्मेंस है ना जी, जब ज़का अशरफ ने टीम जहां से पकड़ी और कहां पहुंचा दी उनके फैसलों ने, आप ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, जो ज़का अशरफ साहब ने टीम बनाई, जो मैनेजमेंट बनाई, उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। और अब ज़का अशरफ साहब ने ये सोचा कि 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत आएगी वो तो मुझे निकाल ही देगी, तो 15 दिन पहले इज्जत से चला जाऊं, क्योंकि अगली हुकूमत ने उनको रखना तो नहीं था। टीम कौन सा जीत रही थी, यहाँ ज़का अशरफ साहब ने आकर कौन सी ऐसी कमाल चेंजेस करनी थी कि आप कहेंगे क्रिकेट की बड़ी बेहतरी हो गई थी। ही हैज प्रूव्ड टू बी अ बिग डिजास्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन ये बात ठीक है कि ज़का साहब की वजह से जरदारी साहब ने एक बात फवाद साहब मैं करना चाहूंगा। जी हसन साहब, नहीं एक बात मैं करना चाहूंगा, आपको बात टोक रहा हूं। ज़का अशरफ साहब का इस्तीफा देकर जाना इस बात की अनाउंसमेंट है कि पीपल्स उनको भी यकीन है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में नहीं आ रही। ठीक हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस की वजह से आप कहते हैं परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुजम्मिल साहब, अंदर की खबर क्या है? सेठी साहब दोबारा आ रहे हैं, क्या होने क्या जा रहा है? आ जाएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो 8 फरवरी के बाद आ जाएंगे। सेठी साहब ने आना ही आना है, सेठी साहब को कौन रोक सकता है? यानी कि सेठी साहब तैयारी फरमाए। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, हसन अयूब साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से हम कंक्लूड करने में कामयाब हुए आप दोनों दोस्तों की मेहरबानी की वजह से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाक ईरान ताल्लुकात का तल्ख बाब लगता है कि अब बंद हो गया है, अब आगे चैन ही चैन है, सकून ही सकून है और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, जिस तरह से ईरान के साथ पाकिस्तान के हमेशा बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी ने भी तौसीक की है, ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू हो रहे हैं, ट्रेड तो किसी मौके पर बंद नहीं हुई थी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। डॉक्टर साहिबा से ज़रा बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने क्या सीखा है इससे और गलती किसकी कहाँ पे थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके लिए कितना गैर मुतवक्का था पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फ्रंट खुल जाना कि जहाँ पर हमें शायद हमने ना कभी किताब में पढ़ा, ना हमारी फौज ने कभी उस हवाले से प्लानिंग की। जितने भी लोगों से बात हुई 2-3 दिन बड़ी हैरत के साथ गुजरे। ठीक है, पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने जो है वो उस पूरे सर्किल को कंप्लीट किया, लेकिन सफारती महाज के ऊपर, अस्करी महाज के ऊपर हमारे लिए कितने बड़े एवेन्यूज ये छोड़कर गया सोचने के, समझने के, और मुस्तकबिल में भी क्या इसके लिए हमें कोई परेशानी की जरूरत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वाकया हुआ है, जिसके लिए अभी तक पाकिस्तान जो है इस बात से नहीं निकला कि आखिरकार ईरान किस तरह इस हद तक है। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीजें जो है शायद इसकी वजह बनी है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक तहम्मुल मजाजी का सामना किया। दूसरा ये कि शायद उन्होंने ओवर एस्टिमेट ये किया कि पाकिस्तान के, क्योंकि ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात है, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा जो है फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुले। यही वजह थी कि ये एस्टिमेशन की गई कि अगर इस तरह का मिसाइल अटैक किया गया पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान के शायद रद्द अमल नहीं आएगा। ये एक बुनियाद बन सकती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो ताल्लुकात थे, आपने उस पर बातें तो बहुत की, आपने डोजियर्स भी दिए, आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन आपकी फीलिंग यही थी कि आप कभी भी ईरानी सरहद को उस तरह पार नहीं करेंगे। IGRC ने बहुत दफा आपके एहलकारों को शहीद किया, आपने उस पर खामोशी इख्तियार की। और PC3 ओरियन के ऊपर बहुत सारे ईरानी नजाद जो बलोच हैं उन्होंने, और बिलखसूस जिनका ताल्लुक किसी का जंदाला से था या उनके साथ मुंसलिक मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्होंने आके हमला किया, आपने उस पर भी खामोशी इख्तियार की, उसमें भी आपने इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते थे कि ताल्लुकात बेहतर हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनी तौर पर आइंदा पाकिस्तान को इस तरफ भी सोचना होगा, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि जैसे जैसे आप अपनी पॉलिसी को इंटरनलाइज करते हैं वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्स आता है। और इसमें एक और चीज भी है, वो ये है कि बहुत सारी जो सरहदी इलाके हैं बिलखसूस
वहाँ मंशियात के रास्ते, वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम के रास्ते, ये तमाम वो चीजें थी जो हम हमेशा पसे पुश डालते रहे, चाहे अफगानिस्तान के साथ, चाहे ईरान के साथ। लेकिन अब शायद हमें अपनी सरहदों को महफूज करना होगा, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर के ऊपर भी, लाइक फिजिकली भी, और इसके अलावा जो है आपकी दिफाई एतबार से भी आपको तीनों जो आपकी सरहदें हैं उन सब के ऊपर खास जो है एम्फेसिस देना हो। तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकेंगे कि अब एक नया महाज पाकिस्तान के लिए होगा, ठीक है कि वहां से उतना खतरा नहीं होगा जिस तरह से हिंदुस्तान से है या जिस तरीके से अफगानिस्तान से 24 घंटे और 7 दिन हमें खतरा रहता है, ठीक है कि खतरे का जो है वो उसका पैमाना कम होगा, लेकिन अब क्या पाकिस्तान को इस बॉर्डर के लिए भी पूरी प्लानिंग करनी होगी ईरान की तरफ से भी? देखिए, आपने प्लानिंग तो आप कर रहे थे, जो आपकी बॉर्डर फेंसिंग है वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा ही था, और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपके जो गैर कानूनी तिजारत है आप उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी हद तक जो करेंसी स्मगलिंग है उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी, और मंशियात की जो ट्रैफिकिंग है उसको भी। लेकिन जाहिर है हमारा ये कभी ख्याल नहीं था कि कहीं मिसाइल अटैक आपके ऊपर होगा या इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। आपका ख्याल था कि शायद दहशतगर्दी के इस जुमरे में शायद चीजें आपकी जो है कनेक्टेड रहें, लेकिन आज के बाद जाहिर है आप इस सरहद को बड़ा संजीदगी से देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने डिफेंस सिस्टम्स भी वहां ऑन करेंगे, क्योंकि आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकते आजकल जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ड्रोन्स, जैसे कि कुछ जो है कम स्पेस के जो मिसाइल्स हैं, कि आप उनको अलाउ करें कि इस किस्म की चीजें आपके ऊपर लगे। तो जाहिर है ये फ्यूचर में आपके लिए एक डिफेंस कंसिडरेशन होगी और आप इसको देखेंगे। लेकिन आप उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के रद्द अमल के बाद कम से कम ईरान भी ये बात सोचेगा कि ये कोई आम सरहद नहीं है, और इसके लिए उनके पास जो बाज़ाब्ता चैनल्स मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने, जाहिर है कि जिस वक्त पाकिस्तान ने अटैक किया तो ईरान ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जी गैर ईरानी अफराद जो है वो वहाँ पर हलाक हुए हैं, और पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया कि ये वो लोग थे कि जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। और फिर उसका जो है वो हमने एक रसीद हमने देखी कि जी इस्लामाबाद से भी मिली कि जहां पर जो है वो बलोच जो एहतजाज कर रहे हैं, वहां से भी एक आया कि जी जो लापता लोग थे। तो अगर इस पूरे सर्किल को देखें, इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है कि यहां पर लोग मिलिटेंसी करते हैं, यहां पर लोग अटैक करते हैं, उसके बाद फिर ईरान में चले जाते हैं। तो ये तो एक ईरान के ऊपर एक मुस्तकिल दबाव नहीं होगा कि देखें जी हमने तो जो कहा था वो साबित भी हुआ, फिर जब हमने अटैक किया तो वहां से उन लोगों की लाशें भी सामने आई। देखिए, बात तो ये है कि सच तो यही है और कि ये जो इलाका है ये ईरान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बात भी दुरुस्त है कि ये अनगवर्नड एरिया है, जैसे हमारे ट्राइबल एरिया से इसी तरह का इनका ट्राइबल एरिया, और यहाँ ईरान के अंदर भी एक रेजिस्टेंस चल रही है, बलोच रेजिस्टेंस जो ईरान के खिलाफ चल रही है। तो इस लिहाज से ये इलाका ईरान के लिए इतना सीधा इलाका नहीं है। दूसरी बात जो चीज हमारे लिए बहुत अहम है वो ये है कि हमने जब भी कहा कि बलोचिस्तान बिलखसूस BLF PLA के पीछे जो है बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो हमेशा इसके ऊपर ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है शायद एक्सटर्नलाइज कर रहा है थ्रेट। लेकिन इस वाक्य के बाद, ईरान के एडमिशन के बाद, मेरे ख्याल से जो बलोच नेशनलिस्ट खातून कह रही थी, उनकी नुक्ता नजर के बाद ये चीज वाज़े है कि ना सिर्फ वहां से पुश बनाई हो रही है बल्कि जमीनी और उसके साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी वहां से प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि आपके खिलाफ एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तहरीक चलाई जा रही है। अब जाहिर है जब ऐसे किसी भी मुल्क के खिलाफ होगा तो आपको इस बात का खतरा भी रहेगा और आप नहीं चाहेंगे कि आपका अमन और सुकून बर्बाद हो। और उसके साथ साथ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आप पंजोर और ये सारा इलाका देखते हैं तो ये जो है ये ड्रग रूट भी है और साथ कुछ अर्से तक ऑर्गेनाइज क्राइम या टेरर फाइनेंसिंग के अंदर भी एक हिस्सा लेता रहा है। तो ये तमाम चीजें शायद बहुत अहम है इस नुक्ते नजर से, अगर आप चाहते हैं कि इलाकाई तौर पर दहशतगर्दी के अंदर खात्मा आए या जो दोनों रियासतें हैं वो ये समझें कि स्टेट विद इन स्टेट आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है और शायद ईरान की जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट थी वो शायद इतनी ज्यादा इस बात से वाकिफ नहीं थी कि ये कितनी हद तक आगे जा सकते हैं। कि जिस भी सतह पे जो डिसीजन लिया गया है इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ईरान के लिए भी हैं और ईरान को इस पर बहुत जो है संजीदगी से सोचना होगा कि क्या वो सचमुच पाकिस्तान के साथ इस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं या नहीं। एक अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हिंदुस्तान को कितना इससे जो है वो खुशी महसूस हुई होगी, फिर इस तरीके से जो है वो ईरान की और भी बहुत सारे ममालिक के साथ मुखासमत है, अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जिसमें US भी आता है, यूरोप भी पूरा का पूरा आता है। तो उस पूरे ब्लॉक के लिए कितनी शॉकिंग खबर थी कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, हालांकि पाकिस्तान हमेशा जो है वो ईरान को किसी न किसी जाविये से प्रोटेक्ट करता रहा है। फिर अगर हम देखें कि बिलावल भुट्टो साहब गए थे कुछ अर्सा पहले बॉर्डर के ऊपर, वहां पर बाजार का इफ्तिताह हुआ
था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड का एक और प्लेटफॉर्म जो बना था, तो उस सारे मामले को भी सबूताज करने के लिए हिंदुस्तान का मलदखल हो, तो इसको अगर इंटरनेशनली सिनेरियो के अंदर हम देखें तो खबरें कहाँ कहाँ पर फिट होती हैं, कड़ियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं? देखिए, ये एक आम वाकया नहीं हुआ। ईरान की तरफ से इस किस्म की कार्रवाई बहुत सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट की हुई थी और ईरान ने अपना जो हवा है वो ये बनाया था कि ईरान पे अगर हमला किया गया तो ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल गया उससे ईरान की डिटेरेंस के ऊपर इन तमाम चीजों पे एक बहुत कारी ज़र्ब लगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि ताकत की जो तवाज़ुन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, ये बात वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरहद को महफूज रख सकता है लेकिन अपनी शहरियों की जान और माल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये इतनी आसान नहीं रही है ईरान के लिए। ईरान हैज बीन अ नेट लूजर इन दिस सिचुएशन। दूसरी बात यह कि जाहिर है अमेरिका चाहेगा, बाकी ममालिक चाहेंगे और बिलखसूस हिंदुस्तान चाहेगा कि यहाँ जो है पाकिस्तान ईरान की कशीदगी हो ताकि जो सी पैक के साथ जो मामला है वो खराब हो। इसके बरक्स चीन, रूस और तुर्की और बाकी जो तमाम ममालिक जो इस वक्त इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान और ईरान को साथ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर थी। लेकिन इन तमाम चीजों को बाला ताक रखते हुए एक चीज बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रियासती जो है एक सिचुएशन की तरफ आ रहा है जहां आप अपनी सरहदों को महफूज करेंगे, आप अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे और उसके साथ साथ ये आप मैसेज भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं है। पाकिस्तान पे मफरूजों की बुनियाद पे, अंदरूनी वजूहात की वजह से, बैरूनी तरजीहात की वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग नहीं आयद की जाती और कोई स्पेस नहीं है जंग की। अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा और अगर रद्द अमल देता है तो फिर आपके लिए रिस्पॉन्स चैलेंज होगा जो इस वक्त ईरान के लिए है। एक बड़ा पर्सनल सा एक क्वेश्चन है, ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से जब भी आपको कोई डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से बुलाया गया तो ज़ाहिर है कि आपके लिए बहुत सा ऐसा मवाद था कि जिसको आप बयान कर सकें, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा चैलेंज आया कि जिसमें आपको एक ऐसे मुल्क के हवाले से बात करना पड़ा कि शायद जिस तरफ हमने मुड़ के भी ना देखा हो कि कोई डिफेंस के मामला भी इसके साथ हमारे हैं। तो एक बीइंग एनालिस्ट आपको कितनी मुश्किल हुई इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करने में, 2-3 दिन 4 दिन? देखिए, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप ईरान को मॉनिटर करते रहे हैं बिलखसूस दहशतगर्दी के नुक्ते नजर से। फिर आप ईरान की तमाम जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी काम करते रहे हैं। तो ये बात तो आपके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन जो मुश्किल था वो ये थी कि ईरान ने ये तमाम जो ताकत है पाकिस्तान के साथ के खिलाफ इस्तेमाल की। जो एक प्रॉक्सी वॉर थी उसको तो आप अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन जो हमारे लिए बहुत मेरे ख्याल से तमाम डिफेंस कम्युनिटी के लिए बहुत हैरानकुन बात थी वो जो ईरानी वजीर खारजा ने जो है इस तमाम मामले को मशरक़ वस्ता के साथ लिंक किया। देखिए, मशरक़ वस्ता के साथ लिंक करते हुए ये तब जायज बात होती है अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ फलस्तीन के ऊपर कोई मुख्तलिफ होता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फलस्तीन पे और कश्मीर पे वैसे ही है जैसे कि बाकी जो है मतलब आप कह सकते हैं तमाम इस्लामिक दुनिया का, और बिलखसूस ये कि हमारे लिए तो फलस्तीन और कश्मीर एक ही तस्वीर के दो रुख है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम फलस्तीन के ऊपर इजरायलियों का साथ देंगे। और अगर ईरान ने ये तमाम कदम उठाने ही थे तो फिर ईरान को ये तमाम कदम जो है बाज़ाब्ता तौर पे इजराइल के खिलाफ उठाने चाहिए थे। ये तो नहीं होता कि हम मिसाइल अटैक जो है राइट, लेफ्ट और सेंटर कर दें। और फिर अगर आप जंदुल्ला की भी बात करते हैं और उसकी भी बात करते हैं, जिनकी वो बात कर रहे हैं, जैश उल अदल की भी बात करते हैं, तो ईरान के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है चला रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर भी आप जो जंग लड़ने जा रहे हैं वो आप इजराइल के खिलाफ करना चाह रहे हैं, जो आप अटैक कर रहे हैं वो आप रीजनल सिचुएशन में कर रहे हैं। तो ये इसकी कोई मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जमीनी हकायक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कोई ताने बाने नहीं मिलते। ये एक फॉरेन पॉलिसी की तरजीह थी जो ईरानियन इंटेलिजेंस ने इंडियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर की, और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे शायद उनको उन्होंने इतनी दूरअंदेशी से नहीं देखा। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान जो है फिर जो है तहम्मुल मजाजी का सबूत देगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। यहाँ पे वक्त हुआ है प्रोग्राम के इख्तिताम का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।